प्रथम चरण में कंपनी के दो उद्देश्य हैं। पहला, भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना और दूसरा, भारत पर सत्ता स्थापित करके भारत के राजस्व पर एकाधिकार। ठीक। अब इस प्रथम चरण में जो टारगेट बना वो बना भारतीय हस्तशिल्प उद्योग। क्या था इनका टारगेट? इनका टारगेट ये था कि न्यूनतम दाम पर भारतीय वस्तुओं को खरीदा जाए और उसको बाहर अधिक से अधिक दामों पर बेचा जाए, तभी तो मोनोपोली स्टेब्लिश होगी और मुनाफा भी आएगा। तो टारगेट किया इसके लिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, भारतीय कपड़ा उद्योग। क्या किया? लोगों से एग्रीमेंट कराने लगे, इतने कीमत पर हमको इतना सामान आप उपलब्ध कराएं। और जो कीमत लिखी होती थी वो न्यूनतम होती थी, न्यूनतम। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि बंगाल के देसी बुनकरों ने अपने हाथ के अंगूठे काटने शुरू कर दिए कि ना बाबा, हम इतने कम दाम पर नहीं दे पाएंगे, हमारे अंगूठे नहीं है तो हम सूत कैसे काटेंगे? सोचिए। और दूसरी तरफ क्या रास्ता अपनाया क्लाइव ने? कहा ऐसा है कि लगान, ऊंची से ऊंची बोली लगाने वाले को लगान वसूलने का अधिकार दे दो। एक तरफ तो कंपनी देसी बुनकरों के साथ अत्याचार कर रही है, दूसरी तरफ ऊंची से ऊंची बोली लगाने वाले को लगान वसूलने का अधिकार। अब वो अपनी सारी शक्तियों का यूज करके शोषण कर रहा है किसानों का। तो प्रथम चरण में स्थिति यह बनी कि पर्सिवल स्पीयर एक इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार, वो इस काल को कहते हैं बेशर्म लूट का काल। के.एम. पनिक्कर इस काल को कहते हैं डाकू काल, डाकुओं का राज्य, डाकू चरण। यह स्थिति बनी इस प्रथम चरण में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि प्रथम चरण का उद्देश्य क्या है? भारतीय व्यापार पर एकाधिकार और भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करके भारतीय राजस्व पर एकाधिकार। भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार क्यों? ताकि भारत के वस्तुओं को न्यूनतम वस्तुओं पर कीमत पर खरीदकर अधिक से अधिक दाम पर बेचा जा सके। भारतीय देसी बुनकरों से करार कराने लगे, उनको थोड़ा सा पेशगी दे देते थे, एडवांस दे देते थे और कॉन्ट्रैक्ट करा लेते थे। और जिस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट कराते थे वो अति न्यूनतम दर होता, सर्वाइवल ही नहीं संभव था। इतनी स्थिति बिगड़ गई कि लोगों को अपने हाथ के अंगूठे काटने पड़े। रेवेन्यू अधिक से अधिक बोली लगाने वाले को देकर किसानों का शोषण। इस प्रकार से प्रथम चरण को कहा जाता है वाणिज्यिक पूंजीवाद, स्टेब्लिशिंग मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड and establishing control over Bharat and then establishing the complete monopoly over the Indian revenue. For that purpose, they first targeted the Indian industry, Indian handicraft industry, Indian weavers. Some contracts were made under which that contract was made at a very lowest price. ठीक है? अब दूसरा चरण इधर देखो। अब ये पैसा कहां जा रहा है? भारत का जो धन लूटा जा रहा है, भारत का जो कच्चा माल, भारत का धन, इन सबको जो लूटा जा रहा है, कहां जा रहा है? ब्रिटेन। कहां जा रहा है? ब्रिटेन। और आपको मालूम होगा ब्रिटेन में
60 के दशक में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो रहा है। धीरे धीरे करते करते ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, तो ब्रिटेन में मशीनों से बने हुए तैयार माल, तैयार वस्तुएं क्या करें उनका, तो कहे ऐसा करते हैं कि चलो इनको भारत में बेचा जाए, चलो इनको भारत में बेचा जाए। तो सेकेंड फेज में इनको जरूरत थी कि भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में बनाया जाए। इंडिया वॉज मेड अ सबऑर्डिनेट मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स एंड दोज ब्रिटिश गुड्स वर प्रिपेयर्ड इन द इंडस्ट्री, इन द मशीन, सो दे वर एट ए वेरी चीपर रेट। सस्ते कीमत पर बनाई गई ब्रिटेन के उद्योगों द्वारा वस्तुओं को भारत के विशाल बाजार में डंप कर दिया गया एट ए वेरी लोअर रेट। क्या होगा? अभी भारत में हस्तशिल्प उद्योग था कि नहीं था? हाथ से बने हुए लोग सामान पहनते, खरीदते थे। क्या हुआ? अब जब मशीन का बना हुआ प्रोडक्ट सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा तो कोई महंगा वस्तु क्यों खरीदेगा? इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ भारतीय उद्योगों का विनाश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर यहां से भी मुनाफा कमाया, यहां से भी खूब अच्छे से दाम कमाया, प्रॉफिट कमाया। कहां जा रहा है प्रॉफिट? ब्रिटेन। ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में खूब पूंजी जमा हो गई। अब ब्रिटेन में खूब पूंजी जमा हो गई तो ब्रिटेन के व्यापारियों ने कहा, सरकार पर दबाव बनाया कि सर आई वांट टू इन्वेस्ट। अच्छा इन्वेस्ट करना है, कोई बात नहीं, आओ 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 भारत में आओ, इन्वेस्ट करो, आओ आओ आओ। ब्रिटेन के लोगों द्वारा ब्रिटेन में जिसको फायदा हो उस उद्योग में इन्वेस्टमेंट कराया गया। रेलवे, रेलवे का इंट्रोडक्शन हमारे आपके चलने के लिए नहीं हुआ था कि छुक 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 रेलगाड़ी पर बैठकर यात्रा करें। रेलवे का इंट्रोडक्शन इसीलिए किया गया था कि भारत के दूर दराज किए कच्चा माल को ट्रेन द्वारा पोर्ट तक लाया जा सके, फिर जहाज द्वारा ब्रिटेन पहुंचाया जा सके, ताकि ब्रिटेन के मशीनों का पेट भरा जा सके। To feed the machines, the railway was introduced. It was a colonial concept. A colonial concept, क्योंकि Britishers were the colonial rulers, so their policies were colonial in nature. So since their policies were colonial in nature, so only and only one purpose was to exploitation. So what happened? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, सारी पूंजी वन गो वन गो वन गो वन गो बनी हुई, जिसके बदले भारत में कुछ नहीं आ रहा, केवल भारत से जा रहा है। वन वे, आउटफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो। नथिंग इज कमिंग बैक टू इंडिया, नथिंग, नॉट एट ऑल, which is called drain of wealth, which is called drain of wealth, drain of wealth.